फाइनली शिफ्ट हो रही हूँ। हमेशा खुश रहो बच्चे। बीच बीच में आती रहना, भूलना नहीं हमें। चौधरी चाचा ने ये कहा तो वसुधा की नम आंखें झाँक गई। अपने आंसू उन्हें कैसे दिखा थी, जिन्होंने पिता की तरह सदा ही सिर पर हाथ रखा। बस हाथ जोड़कर विदा ले लिया, अपने करियर की ऊंचाइयों के सफर पर निकल पड़ी। ओहो, 14 घंटे, पूरे 14 घंटे बिताने हैं, जो आसान कतई नहीं है। माँ के लिए एक कॉमेडी सिनेमा लगाया और बेटे के लिए कार्टून मूवी, और खुद अपने ही जीवन के चलचित्र में खो गई। इंटर में थी जब सिर से पिता का साया उठ गया था। दो छोटे भाई, जवान माँ, और संपत्ति के नाम पर घर के अलावा कुछ नहीं था। गणित में अच्छी थी, गली मोहल्ले वाले ट्यूशन के लिए अपने बच्चे भेजने लगे। कुछ तो अपने बच्चों की शरारतों से निश्चिंत होना चाहता था, तो कुछ का मकसद उसके परिवार की मदद करना भी एक उद्देश्य था। ट्यूशन से भला कितने पैसे आते, स्कूल कॉलेज की फीस का इंतजाम ही हो पाता। किशोर वय के बढ़ते बच्चों की और भी आवश्यकताएं होती है। माँ ने मोहल्ले के ही कपड़े की दुकान पर नौकरी कर ली। घर बार कड़ी मेहनत करती माँ सुषमा जी के मुख का तेज मलिन हुआ जा रहा था। यह सब देखती वसुधा जाने कैसे खुद को अभिभावक समझने लगी थी। छोटे भाइयों पर अंकुश कर रखती और माँ की चिंता करती। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि पहली नौकरी मिलते ही माँ को आराम देंगी। सब अपने स्कूल कॉलेज में अच्छा कर रहे थे। उसे अच्छी तरह से याद है कि बीकॉम फाइनल ईयर का आखिरी पर्चा दोनों भाइयों को उनकी स्कूल बस में चढ़ाकर जब कॉलेज के लिए बस में चढ़ने लगी, तब ध्यान आया कि अपना पर्स तो घर में ही भूल आई है। चुपचाप बस से उतर गई। कॉलेज काफी दूर था। घर वापस जाकर कॉलेज जाना संभव नहीं था। परीक्षा भवन बंद हो जाता और इस तरह उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता। कहा हुआ बिटिया, बस से काहे उतर गई? चौधरी चाचा बस स्टॉप के पास अपनी पान की दुकान से बैठे बैठे ही आवाज दे रहे थे। वो मैं पर्स घर पर ही। आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। बात पूरी ही नहीं कर पाई। चाचा को जब पूरी बात पता चली तो उन्होंने ऑटो वाले को रोककर उसे आने जाने के पैसे दे दिए और कहा, बड़े अच्छे इंसान थे तुम्हारे पिता। अगर तुम्हारे किसी काम आ सका तो उस लोक में उन्हें अपना मुंह तो दिखा सकूंगा। जा बिटिया, अच्छे से इम्तिहान देना, सब ठीक होगा। सचमुच चाचा जी का आशीर्वाद उसके काम आ गया था। उसने यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और साथ ही कैंपस सिलेक्शन से जॉब भी मिल गई। तभी से वो हर काम चौधरी चाचा के आशीर्वाद से ही शुरू करती। नौकरी लगते ही उस रोज भी उनका आशीर्वाद लेकर घर पहुंची थी तो मौसा जी को माँ से बात करते हुए सुना, ये घर की बड़ी बेटी है वसुधा, उसका रिश्ता समय पर कर दो। रोज रोज नहीं आते ऐसे रिश्ते। मौसा जी अपने भतीजे के लिए उसका हाथ मांग रहे थे। लेकिन जीजा जी, अभी तो लड़की ने नौकरी शुरू की है, थोड़ा रुक कर करेंगे तो कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है सुषमा। कमाओ लड़की सोने की चिड़िया समान होती है, देर किया तो कोई और उड़ा ले जाएगा। उसकी भोली माँ मौसा जी की चाल समझ नहीं पाई। वह एकमात्र कमाने वाली उसे गृहस्थी में फंसाकर माँ की गृहस्थी चरमना चाहते थे। साथ ही अपने आवारा भतीजे को उससे शादी कर निपटाना भी, ताकि किसी भी तरह यह परिवार उनके परिवार से अधिक उन्नत न कर पाए। वैसे भी नानी माँ का व्यवहार मौसा जी को नहीं भुला था कि माँ के ब्याज के बाद वे अपने छोटे दामाद यानी उसके पिता को अधिक नाम देती आई थी। उनकी इज्जत एक पैसे की भी न रह गई थी। बस इस तरह से वे अपना बदला लेने पर आमदा थे। वसुधा, बड़ी अच्छी लगी ये पिक्चर, तूने नहीं देखी? माँ की आवाज सुनकर जैसे वह गहरी नींद से जागी। जानती हो ना माँ, मैं फिल्में नहीं देखती। हाँ बेटा, फिल्में भी उन्हें अच्छी लगती है जिनकी खुद की जिंदगी में शांति हो। माँ की आवाज भर्राई तो उससे रहा न गया। क्या कहती हो माँ, भूल जाओ सब। कैसे भूल जाओ? तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। माँ का कहते कहते गला भर आया। अरे बहुत बढ़िया जिंदगी है मेरी। तुम हो, रोहन है, और साथ में इतनी बढ़िया नौकरी। खुश रहने के लिए भला और क्या चाहिए? कहकर वो रोहन से बात करने लगी और सुषमा जी भारी मन से अतीत के गलियारे में खोती चली गई। वसुधा की शादी के 2 साल बाद हामिद को अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई थी। तब छोटे भाई सुमित को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसने अपने सिर ले ली। जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था जब तक सुमित के इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट न आया था। सुमित को राज्य के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला था। एडमिशन फीस के लिए
उसे 50,000 रुपए की नितांत आवश्यकता थी। अमित के पास जोड़कर 10 ही निकले और 10 उन्होंने अपनी ओर से मिला दिए। सुषमा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी के पैसों के लिए किससे कहे। रिश्तेदारों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में आशा की किरण तो वसुधा ही थी। इधर वह भी काफी परेशान थी। क्रिकेट खेलते हुए दामाजी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था और वसुधा अस्पताल घर वो ऑफिस भाग कर तंग आ गई थी। ऐसे में बेटे से कहे या ना कहे, तभी वसुधा की तरफ से ही फोन आ गया। अम्मा, सुमित के इंट्रेंस का रिजल्ट आया क्या? हाँ, पर पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इस साल एडमिशन रहने देते हैं। अगले साल वह सीट भी न मिली तो? नहीं, ये नहीं होने दूंगी मैं। मेरा भाई एडमिशन लेगा और इसी साल लेगा। तू उसे मेरे ऑफिस भेज दे। मैं 30,000 का चेक लिखती हूँ। और उसी शाम वो हमेशा के लिए ससुराल छोड़कर अपने घर वापस आ गई थी। उसके कानों से लगातार रक्तस्राव हो रहा था। कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा, तब जाकर उसके सुनने की शक्ति वापस आ सकी थी। बहुत पूछने पर भी उसने न बताया कि बैंक मैनेजर ने वेरिफिकेशन के लिए पति को फोन कर दिया था कि वे यह रकम सचमुच निकालना चाहते हैं या किसी और ने। खैर, अपनी ही कमाई के पैसों को खर्च करने की वह सजा पाई थी उसने। और वह भी उस वक्त जब वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पति के स्नेह से विषीभूत खाने का निवाला उसके मुंह में धर रही थी। तड़ाक की जोरदार आवाज। तभी उसने फैसला कर लिया था कि अब वह ससुराल में कभी कदम नहीं रखेंगी। सवाल एक थप्पड़ का नहीं था, सवाल उसके आत्मसम्मान का था। दिन रात की मेहनत के बाद भी एक नौकरानी का जीवन बसर कर रही थी। इस संघर्ष का अंत तो होना ही था। भाई की फीस तो एक माध्यम मात्र था। अब वह उस घर से आजाद होने के लिए तड़प उठी थी। 1 साल के रोहन को गोद में उठा वह निकल आई थी। अपने बच्चे की किलकारी और करदन दोनों ही वापस सुनने में पूरा 1 वर्ष लग गया था। घरेलू हिंसा के नाम पर तलाक आसानी से मिल गया था, पर उसके जख्म अभी भी हरे थे। बीते दिनों की याद से द्रवित हो सुषमा जी उसके गालों को सहलाती हुई बड़बड़ाने लगी। शादी के पहले कैसा बिल्ली सा था और अब बाद में शेर। शेर भी ढेर होते हैं माँ, लेकिन ये क्या, तुम फिर से वही सब सोचने लगी? पुरानी बातों को भुलाकर हम लोग सुख चैन से रह सके, इसलिए तो सुमित ने अमेरिकी कंपनी ज्वाइन की। और तुम? क्या करूं मेरे बच्चे, तेरा दुख। वह देखो, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हम लैंड करने वाले हैं। नानी, कानों में कॉटन बॉल्स रख लो वरना चिल्लाऊंगी आप। रोहन बोला। ला शैतान, दे जल्दी, कहकर सुषमा जी हंस पड़ी। सुमित एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसके साथ ही एक जानी पहचानी सी शक्ल देख वसुधा बुरी तरह से चौंक गई। उसका सहपाठी विकास यहाँ सुमित के साथ भला कैसे? नो सवाल जवाब दीदी, मैं जब से यहाँ आया हूँ विकास भैया ने मेरी हर तरह से मदद की है। इतना ही नहीं, वे तो कब से आपकी राह देख रहे हैं। उन्होंने ही आपका जॉब ट्रांसफर करवाया है। तुमने सुमित का सहारा लिया विकास? सीधे सीधे मुझसे भी तो कह सकते थे। कब कहता? पहले तुम्हारे लायक बनने की कोशिश कर रहा था। पैरों पर खड़े होने के बाद तुम्हारी शादी और उस दुर्घटना की बात पता चली तो सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई। और तुम छोटे मियाँ, तुम्हारी मिली भगत है इसमें? वसुधा ने सुमित के कान पकड़े। अरे दीदी, कान नहीं। सहसा वसुधा को अपना कान ध्यान आ गया तो वह फिर से सहम गई। सारा दर्द भूल पाना आसान तो नहीं था। माहौल की गंभीरता देख विकास बोल उठा। इस बेचारे की क्या गलती है? इसने तो मेरा काम आसान किया है। कहकर विकास ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा, पर नजरें वसुधा से जा टकराई तो उसने निगाहें नीची कर ली। उसकी पलकें जैसे लाज का पर्दा बन गई थी। कोई बताएगा मुझे कि क्या हो रहा है? सुषमा जी चिल्ला पड़ी। दीदी की शादी हो रही है विकास भैया के साथ, कहकर सुमित हंसने लगा। वसुधा अपने मित्र में अपना प्यार पाकर शर्म से दोहरी हो रही थी, जबकि विकास ने बढ़कर सुषमा जी के चरण छू लिए और हंसते हुए सुमित से कहा कि सही कहते हैं कि सारी खुदा एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। उसकी बात पर सभी हंस पड़े, पर वसुधा और रोहन को एयरपोर्ट के नियम समझाने में व्यस्त थी। जानती थी कि इस रिश्ते में बंधने से पहले उसे नए सिरे से अपने 10 वर्षीय बेटे को मानसिक रूप से तैयार करना होगा, और इस वक्त यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौती भी। विकास वसुधा के मन के भावों को अच्छी तरह से समझ रहा था। भविष्य की कल्पना कर वह मन ही मन मुस्कुरा उठा।
दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।